ममता बनर्जी का नंदीग्राम अगर वहां से वो पीछे रह जाती हैं, ऐसे में विपक्ष के एक बड़े चेहरे के तौर पर माना जा रहा था कि अगर टीएमसी सत्ता में आती है बंगाल में तो फिर वो केंद्र के लिए, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करेगी और कांग्रेस से भी ज्यादा मजबूत तौर पर ममता बनर्जी के चेहरे को देखा जा रहा था। ऐसी स्थिति में अगर दीदी खुद ही हार जाती है, उनकी पार्टी भले से जीत जाती है, तो फिर उनके लिए आगे बढ़ना और 2024 की लड़ाई भी क्या आपको लगता है कि फिर कठिन हो जाएगी? और जो मोदी विरोधी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर ममता दीदी को माना जा रहा था, फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी 24। ये जो चेहरा पेश किया गया विपक्ष ने नहीं किया, ये ममता बनर्जी ने खुद पेश किया। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अभी ये तो नंदीग्राम और कलकत्ता की बात कर रहे हैं, बनारस बचा लें अपना। ये भी एक परसेप्शन की लड़ाई छेड़ने वाली बात थी। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने मान लिया था कि ममता बनर्जी को हम एक फेस के तौर पे लेंगे। तो ये तो अभी चुनाव है और 2024 में हर आदमी कहता है, अगर आप याद करें जयललिता का हर बार उभरता था कि अगर अम्मा इस बार जीत जाएंगी तो प्रधानमंत्री होंगी तमिल प्राइड को हवा देने के लिए। तो बंगाली प्राइड को हवा देने का एक तरीका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा राष्ट्रीय राजनीति पर। हाँ। फर्क बस इतना पड़ेगा कि कांग्रेस को जरूर एक बहुत बड़ा आघात लग जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उससे एक स्टेट उससे बेहतर अपनी जड़ें वहां जमा चुकी होगी और शुभेंदु अधिकारी उन सारे लोगों को रिप्लेस कर चुके होंगे और जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो कि अभी तथाकथित तीसरे मोर्चे के नेता है। तो ये लड़ाई जो है 2024 के हिसाब से ममता बनाम बीजेपी स्पष्ट होगी, इसलिए लोगों को बहुत दिक्कत होने जाएगी। अब मैं सीधे जयंतो घोषाल आपके पास आते हुए, हालांकि शुरुआती दौर से जब भी आपसे बातचीत होती थी आप कहते थे कांटे की टक्कर में दीदी अपनी सीट मतलब दीदी जीत जाएंगी, यानी कि तीसरी बार हैट्रिक लगा लेंगी। और अब तक के रुझानों में ही सही जो आंकड़े सामने आए हैं वो 2019 के रिजल्ट को बखूबी बयां करते हुए 161 पर टीएमसी और यहाँ 118 पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि लेफ्ट +3 पर हालांकि 2019 में वो 7 सीटों पर लीड कर रहे थे। ऐसे में ये आंकड़ा क्या बयां करता है? क्या आपको लग रहा है कि 2.5 घंटे के ये आंकड़े आगे भी टीएमसी बरकरार रखने में कामयाब रहेगी? और अगर हाँ, तो फिर इसके पीछे के बड़े कारण जो आपको समझ में आता हो। देखिए, अगर सिर्फ नंदीग्राम की बात करें, हम लोग सभी लोग शुरू से, आप भी गए थे वहां, शुरू से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम सीट कठिन है। और जैसे अभी हम देख रहे हैं कि शुभेंदु आगे बढ़ रहे हैं, मैं प्रभु जी के साथ और संजय जी के साथ सहमत हूं कि और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नंदीग्राम का टोपोग्राफी आप जानते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2 और वो हिंदू मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में काफी मतलब डिवीजन है, जो यूजुअली मिक्स्ड पॉपुलेशन है पश्चिम बंगाल में हर जगह। नंदीग्राम में थोड़ा डिफरेंट है। और कितना ध्रुवीकरण काम कर रहे हैं, जैसे चित्रा बार बार कह रहे हैं कि जय श्री राम, बेगम ममता, ये जो फैक्टर, और जिसके कारण ममता जी को भी बोलना पड़ा था अपने गत्रों और ये सब, तो ये फैक्टर कितना काम करेगा। लेकिन पहले दीदी चंडीपाठ नंदीग्राम में ही करती हुई नजर आ रही थी अपने पहले रैली में। नहीं तो ममता बनर्जी का सारा अटेंशन ही फोकस हो गया था नंदीग्राम पे, वो वहीं पर, चूंकि वहां की उम्मीदवार नहीं। एक ये सवाल भी उठाया गया था, जो कि टीएमसी सांसद है उनको मैं जोड़ना चाहूंगी इसमें, कि एक सवाल ये भी उठाया जा रहा था और जो विरोधी हैं आपके, वो सब इस बात को लेकर खुश भी हो रहे थे कि ममता बनर्जी ने चूंकि इतना डिफिकल्ट सीट चुन लिया और 2 सीट से चुनाव भी नहीं लड़ी, तो उनका पूरा अटेंशन वहां फोकस हो जा रहा है, बाकी सीटों पर ध्यान नहीं दे पा रही है। क्या आज अगर हम 2016 से घटते हुए आपकी सीटों को कम से कम रुझानों में देख रहे हैं, हालांकि 165 बढ़ भी रहे हैं आप यहां पर रुझानों में, क्या उसके पीछे एक कारण आप ये देख रही हैं? आप मुझे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं टीएमसी सांसद जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं टीएमसी की ओर से, उनसे पूछ जी श्वेता जी, एक बार क्वेश्चन को रिपीट करिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि ममता बनर्जी ने जो फैसला लिया कि वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी और सिर्फ नंदीग्राम से लड़ेंगी, इस वजह से उनका पूरा जो फोकस था, कम से कम जब तक वहां का चुनाव पूरा नहीं हो गया तब तक वहीं पर रह गया। इसका कहीं नुकसान तो नहीं हुआ है टीएमसी को? नहीं श्वेता जी, टीएमसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और ममता बनर्जी सब जगह अपना चुनावी रैली को किया। 1 अप्रैल को वो चुनाव हुआ था, सेकेंड फेज में हुआ था अगर हम गलत नहीं हो तो उसके पहले भी जिस फर्स्ट फेज में जहां पर इलेक्शन था वहां भी ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में गई थी हर कैंडिडेट के लिए, उनका पैर टूटने के बावजूद भी। तो यहाँ पर कोई इस तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हाँ,
जो ममता बनर्जी का पैर टूटने के कारण वो 4-5 दिन रेस्ट में चली गई, उसमें जो है थोड़ा सा वो पीछे हो गई, क्योंकि और जगह पर करना चाहिए था, लेकिन वो बाद में कवर अप हो गया पूरा ऑल ओवर बंगाल में। वो अपना चुनावी रैली संबोधित किए और जिस हिसाब से एक कैंडिडेट एक तो उनका इलाका में टाइम देना चाहिए, उसी तरह ममता बनर्जी भी अपने इलाका में टाइम दिए हैं और ये चीज का साहस वो दिखाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा था, वो 2 जगह से लड़े थे, लेकिन ममता बनर्जी एक ही जगह से लड़ी, क्योंकि वो जानती है, वो बंगाल का मिट्टी को पहचानती है, बंगाल की मिट्टी से उनका रिश्ता है, तभी वो जानती है कि उस नंदीग्राम से वो जीतेगी। लेकिन राजनीति में चैलेंज लेना तभी तक सही है जब तक वहां पर जीत मिल जाए, नहीं तो बाद में बहुत हाइंडसाइट की बहुत चर्चा हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय लड़ा, उससे तुलना करके आज की तारीख में सैयद जफर इस्लाम, आप लोगों को अपनी रणनीति की कामयाबी ये लगी थी कि ममता बनर्जी को उस क्षेत्र में पहुंचा दिया था जहां पर आपको लग रहा था कि आपका कैंडिडेट स्ट्रांग है। हालांकि अभी भी शुरुआती दौर की मतगणना हुई है और नतीजे बदल सकते हैं। जो रुझान है उसमें आप लोग इतना आगे अभी नहीं नजर आ रहे हैं जितना कि सरकार बनाने के लिए जरूरी है। कितने घंटे आप इंतजार करना चाहेंगे इससे पहले कि आगे की रणनीति पार्टी बनाएगी? देखिए, जैसे जो काउंटिंग आज जो है बहुत स्लो प्रोसेस है आज, श्वेता जी एंड चित्रा जी, इसलिए आज जो है नॉर्मली 12 बजे के आसपास जो है क्लैरिटी आती थी, एक ट्रेंड सेट हो जाता था। आज मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि 2 बजे तक तो रुकना ही चाहिए, 2-2:30 बजे तक रुकना चाहिए, तब ट्रेंड जो है सही दिखेगा, इसलिए कि जो काउंटिंग है स्लो हो रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आप तृणमूल कांग्रेस की जो प्रवक्ता है वो कह रही थी कि बहुत घनिष्ठ रिश्ता है बंगाल से, वो आज कटता हुआ दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि हमारे फीडबैक के हिसाब से हम बहुमत लाएंगे, सरकार हमारी बनेगी, और साथ साथ ये भी कह रहे हो कि ममता बनर्जी कम से कम मिनिमम 31,000 वोट से हारेंगी, हो सकता है 50,000 भी हो जाए, लेकिन 31,000 वोट से कम हारेंगी जरूर, इतना मुझे जो आपका दूसरा दावा है उसके लिए तो थोड़ा इंतजार किया जा सकता है। बंगाल का फीडबैक तो आज आपको मिल जाएगा, वो आपका फीडबैक है, बंगाल का फीडबैक के लिए। लेकिन बाकी जगहों के जो टोटल आंकड़े आ रहे हैं जो बहुत स्लो भी चल रहे हैं इस वक्त, वो यही इशारा कर रहे हैं कि दीदी की पार्टी एक बड़ी बढ़त ले रही है। हालांकि फिर आप दर्शकों को बता दें कि अभी ये 2.5 घंटे के आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी उनकी बड़ी बढ़त लगातार कायम है। जफर साहब, देखिए, मैं ये बता रहा हूँ चित्रा जी कि आपको ये पता है कि कितने राउंड की काउंटिंग होनी है, ये आपको ये पता है, और अगर उसका देखिए तो अभी 10% भी काउंटिंग नहीं हुई है, तो 10% से कोई रुझान तो सेट नहीं होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 10% से कोई रुझान सेट नहीं होता है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि रुझान के लिए कम से कम 50% काउंटिंग तो होनी चाहिए, 50-60%, तभी आप ट्रेंड से देख पाएंगे। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि चलिए, कुल मिलाकर बीजेपी ने अपनी बहुत जगहों से सबक भी लिया है। जब पहले लड्डू बांट दिए जाते थे और बाद में पता चलता था कि चिंता की स्थिति पैदा हो जाती थी, ये तमाम पार्टियों के लिए भी सबक है। ठीक है, बोलिए सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस पार्टी आपके प्रवक्ता नहीं है, इसलिए उन्हें मालूम था कि वायनाड वाले एमपी जो है वो परफॉर्मेंस उनका जो वैसे ही जो रिपीट परफॉर्मेंस हारने वाला होगा केरला में, और बहन जी का होगा वहां पर जो है आसाम में, वो सारे इस एंटिसिपेशन में कि भाई अच्छा परफॉर्मेंस होगा, इसलिए वो सारे एमएलए को जो है जयपुर में रखा है सेफ्टी नेट के हिसाब से कि भाई वहां रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे क्या फायदा, वहां हार रहे हैं तो ऐसे में आप और भी ज्यादा एक्सपोज हो गए। पार्टियों के लिए तो अलग संकेत निकल रहे हैं, लेकिन इसीलिए मैं एक बीजेपी प्रवक्ता नहीं बल्कि एक राजनीतिक विश्लेषक और एक पत्रकार से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस का नदारद रहना इस सारी सूची से, हालांकि अगर वो डीएमके प्लस के हिसाब से तमिलनाडु में अपनी बढ़त को उस हिसाब से देख सके, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कि देश में शासन जिसने इतने साल किया है, जो पश्चिम बंगाल में कभी शासन किया था, जिससे ममता बनर्जी निकलकर जिन्होंने तृणमूल बनाई, उसका इस सारी सूची से, इन सारे आंकड़ों से गायब रहना संकेत तो बड़ा है। ये सवाल किससे है विनोद जी? हाँ, देखिए, ऐसा है कि जफर इस्लाम साहब ने 2 बार वायनाड के एमपी और दीदी का जिक्र किया। जाहिर है वो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है, उनका काम भी है अपनी विरोधी पार्टी पर अटैक करना, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस ही उनकी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है। लेकिन निश्चित रूप से अगर केरल में, जैसा कि रुझान भी बता रहे हैं, कांग्रेस यूडीएफ हारता है, और जो अभी तक रुझान लग रहे हैं क्योंकि काफी लीड आगे है, और आसाम में भी सरकार नहीं बनती है कांग्रेस की और बीजेपी सरकार दोबारा बना लेती है,
तो ये कांग्रेस के लिए झटका तो होगा ही होगा, कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व के लिए भी झटका होगा, और ग्रुप 23 जो है वो एक बार फिर मुखर होगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो तमिलनाडु की जो जीत है वो डीएमके की जीत है, उसमें कांग्रेस का थोड़ा सा यही योगदान हो सकता है कि उसका वोट परसेंटेज कुछ जाकर के जुड़ गया डीएमके के साथ, बाकी वो जीत तो स्टालिन की होगी, और स्टालिन का नेतृत्व जो है वो अपने आप में तमिलनाडु में स्थापित हो जाएगा करुणानिधि के बाद। तो ये तो तमिलनाडु का है। दूसरा पुदुचेरी जो कांग्रेस की सरकार थी, जहां पर नारायण स्वामी मंत्री थे, वहां भी कांग्रेस का हारना, अगर ये रुझान चलते रहे और जो नतीजों में बदल गए, वो भी बड़ा झटका होगा, क्योंकि वहां लगातार 4.5 साल कांग्रेस ने अपनी सरकार चलाई है, और उसकी हार का सबसे बड़ा कारण जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रंगास्वामी थे, उनके साथ मिसहैंडलिंग थी, जो आज एनडीए के साथ खड़े हुए हैं, जिनकी वजह से बीजेपी वहां सरकार बनाती दिख रही है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर भी और पार्टी के भीतर भी अपनी रणनीति के बारे में सोचना पड़ेगा। संजय जी, हमारे दर्शकों के लिए जो कि इस समय बदलते हुए आंकड़े देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, अगर आप मतगणना के दिन की उस प्रक्रिया को समझा पाए, 3 दौर का अभी काउंटिंग हो चुका है, किस तरीके से पोस्टल बैलेट से शुरुआत हुई थी, कब तक लोग उम्मीद करें इन आंकड़ों पर, कब तक वो विश्वास करें कि हाँ अब इन्हीं की सरकार बनने वाली? नहीं, मुझे लगता है जफर जी की बात से मैं सहमत हूँ। नॉर्मली 1.5-2 घंटे पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, क्योंकि पोस्टल बैलेट्स को खोलना, उसे ठीक करना, उन सब चीजों में समय लगता है। चित्रा जी ने सुबह में बताया इस बार 4 गुने पोस्टल बैलेट ज्यादा है, तो निश्चित रूप से हमें ज्यादा लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। पोस्टल बैलेट की गिनती में ईवीएम की गिनती से कहीं ज्यादा समय लगता है। सचमुच अगर मैं कहूँ 1:30-2 बजे जो हमें ट्रेंड मिलेंगे उस पर ही कुछ भरोसा किया जा सकता है। ये बहुत ही सचमुच ये बहुत शुरुआती रुझान है, और इसी के लिए शुरुआती रुझान, अगर जिस कंस्टिट्यूंसी की बार बार चर्चा हो रही है नंदीग्राम की, मैं थोड़ा अचंभित हूँ कि नंदीग्राम में 3 राउंड की गिनती हो गई, जबकि पोस्टल बैलेट है और इतना बड़ा मार्जिन दिख रहा है। मैं आंकड़ों पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहां गिनती इतनी तेजी से कैसे हो रही है। तो कम से कम 1:30-2 बजे तक तो जरूर इंतजार करूंगा। कम से कम मैं मानता हूं कि 1:30-2 बजे तक इंतजार करना चाहिए। श्वेता जी, और नंदीग्राम की जो जयंतो दा हम बात भी कर रहे थे कि नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2 किस तरीके से वहां पर सिर्फ 2 हिस्सों में से नहीं बांटिए, बल्कि पोलराइज्ड हिस्सों में बांट दीजिए, और मुमकिन है कि उसी एक हिस्से से जो अभी गणना आ रही हो, जहां पर ममता बनर्जी को रोजाना विरोध का सामना भी करना पड़ता था। रोज तस्वीरें थी नंदीग्राम से कि जहां प्रचार के लिए जा रही है और वहां से जय श्री राम के नारों के बीच से आगे ममता बनर्जी बढ़ती हुई दिखती थी। तो मुमकिन है इन 2 हिस्सों में जो काउंटिंग है वो अपने आप में बहुत आगे या पीछे कर दे पूरी गणना को। जयंतुदा, आपको आवाज आ रही है ना? अच्छा, आप मुझे पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी मेरा जो राजनीतिक अनुभव है कि इसके पहले एक बार दिल्ली चुनाव के समय भी बहुत सारे पत्रकार विश्लेषण कर रहे थे चुनाव में, और नतीजा और कुछ हो गया था केजरीवाल जी के अपने सीट में भी। तो मेरा ये कहना है कि जल्दबाजी में अभी ये देख के एक स्वीपिंग कमेंट करना, जनरलाइज करना, मैं ये मान के चलता हूं कि नंदीग्राम के सीट ममता बनर्जी के लिए कठिन कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और मैं बार बार कहता हूं कि शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम में एक लोकप्रिय नेता है, और वो चुनाव खुद करते थे एक समय टीएमसी के लिए, तो उनको वो स्ट्रैटेजी और ये सब पता है। लेकिन इस समय ममता बनर्जी हार रही है, ये अगर हम बोल देंगे तो मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि जो मुस्लिम वोट है, अगर सिद्दीकी का कैंडिडेट होता और मुस्लिम वोट में एक शेयर कर लेते वो, तो अलग बात था। लेकिन एन ब्लॉक मुस्लिम अगर ममता को नंदीग्राम में वोट दिए तो ये नतीजे में ममता बनर्जी ही इवेंचुअली जीतेंगे, ऐसे लगता है। लेकिन अभी क्या ध्रुवीकरण हुई है, कैसे हुआ है, ये तो टेस्ट ऑफ द पुडिंग इन इट्स ईटिंग। तो अभी मैं इंतजार करना चाहूंगा। लेकिन मैं इस शशि जी के साथ सहमत हूं कि ममता अगर हार भी गए तो और टीएमसी मेजोरिटी मिले, मैं शशि जी के साथ 100% सहमत हूं कि ममता जी ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। बनाने का कोशिश अगर किया जाए धीरे-धीरे तो उसमें ट्रेंड्स बदल रहे हैं, उसके हिसाब से अभी तक कहां पर किस सीट पर तृणमूल के जो कैंडिडेट्स जहां पीछे भी चल रहे थे, अब धीरे धीरे आगे नजर आ रहे हैं उन जगहों पर।
लेकिन हम इस समय सुनाते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने बंगाल में अपनी पूरी नेतृत्व क्षमता को झोंक कर रखा हुआ था और जो लगातार बंगाल में पड़ाव और प्रवास किए हुए थे ताकि बंगाल में बने बीजेपी की सरकार, 110 पर बीजेपी की बढ़त, 173 पर तृणमूल की बढ़त, इस सब के बीच उन्होंने क्या कहा है वो सुनते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीका ट्रेंड का हम 3 से हमें ये चैलेंज दिया गया था कि 100 क्रॉस नहीं करेंगे, हम 100 क्रॉस चेक कर चुके हैं और अब हम मैजिक फिगर भी क्रॉस करेंगे शाम तक आते आते, क्योंकि प्रारंभिक ट्रेंड है और लगता है कि हम 3 पिछली विधानसभा में हमारी 3 सीट थी, वहाँ से प्रारंभ किया हमने, तो हम तो निश्चित रूप से गेन कर रहे हैं और सरकार बनाएंगे, ये मुझे विश्वास है। लोकसभा शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं क्या? हाँ, शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, मुकुंदा आगे चल रहे हैं, लॉकेट जी आगे चल रही हैं, बाबुल्दा आगे चल रहे हैं, काफ़ी हमारे लीडर आगे चल रहे हैं, निश्चित प्रामाणिक आगे चल रहे हैं। हालांकि टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो पीछे चल रहे हैं, लॉकेट चटर्जी पीछे चल रहे हैं, टॉलीगंज से तो 13,000 वोट से पीछे चल रहे हैं इस समय बाबुल सुप्रियो। हालांकि जो संजय जी भी सवाल उठा रहे थे कि शुरुआती दौर की मतगणना के बाद इतना वोटों का फासला कैसे है, लेकिन ये धीरे धीरे जो हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं, लॉकेट चटर्जी 3,300 वोट से पीछे चल रही हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जॉन भराला इस समय जुड़े हैं। भराला साहब, ये आंकड़े जो बार बार बदल रहे हैं उसमें तृणमूल रुझानों में तो दिख रहा है कि उन्होंने वो आंकड़ा प्राप्त कर लिया है जिसकी जरूरत होती है, लेकिन अभी लंबा दिन आगे बाकी है। बीजेपी ने भी लड़ाई पूरे संघर्ष के साथ और पूरा दम लगाकर लड़ी है और 3 से अगर 112 100 पार भी आप होते हैं तो बहुत सारे अपने आलोचकों को गलत तो साबित करेंगे, पर क्या ये काफी होगा आपको संतुष्ट करने के लिए? देखिए, अभी तो ये शुरुआती है, अभी कुछ ही देर अभी 1-2 घंटा के बाद में पता चलने वाला है, कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट आने वाला है। हाँ, इससे खुशी होने की बात नहीं है विरोधी टीएमसी को, तो हम देख रहे हैं अभी देखिए थोड़ा देर के बाद में पता चल जाएगा। यह तो शुरुआती है, आगे देखते चलिए और थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा इंतजार कीजिए, जरूर हम लोग सरकार बनाने और बढ़ते जा रहा है। आप देखिए ना, अभी तो जस्ट नंबर 1 से शुरू होता है, उसके बाद बीच में और आगे पीछे है। और हमारे क्षेत्र में, अलीपुर क्षेत्र में भी, अलीपुर, कुचबिहार, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, इस क्षेत्र में तो अभी आया नहीं है। अभी देखिए इस क्षेत्र में तो सारा बीते बार नॉर्थ बंगाल हम लोग सारा शिफ्ट कर गए थे, तो इस बार भी हम लोग टीएमसी को इधर शिफ्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, आप कह रहे हैं कि वो हिल स्टेट्स वाले इलाके में अभी उस हिसाब से रुझान सामने नहीं आया। हालांकि कूच बिहार का सीतलकुची, जहां पर हिंसा हमने देखी थी कि किस तरीके से कुछ लोगों की जान चली गई थी, वहां पर अभी टीएमसी कैंडिडेट आगे जरूर दिख रहे हैं। लेकिन प्रभु चावला जी, हमने जब एग्जिट पोल भी किया था उसमें भी दिखाया था कि करीब 60 से ऊपर ऐसी सीटें हैं जहां पर 2% से कम हो सकता है हार जीत का फासला। अव्वल तो ये कि फासला कम, दूसरा ये कि शुरुआती दौर का रुझान जो हमें दिखाई दे रहा है, इन सारी चीजों के बीच ये अभी अप डाउन बहुत दिखेगा, लेकिन कांटे की टक्कर वाली बात अभी भी स्पष्ट ही हो रही है। हालांकि वो धीरे धीरे तृणमूल अपनी लीड बहुत आगे बढ़ाता ले जा रहा है। ये बात आपकी ठीक है, एग्जिट पोल कई बार होता है, आपने किया, अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि ये रुझान जो है अभी 3-4 राउंड के बाद आए हैं, परंतु डिफरेंस मैं देख रहा हूँ सुबह से बढ़ता चल रहा है। गैप बिटवीन बीजेपी और तृणमूल में काफी तेजी से बढ़ रहा है। 170 सीटों पर वो लोग पहुंच गए हैं और कौन से इलाके में अभी काउंटिंग बाकी है उसके ऊपर भी देखना ये है। एग्जिट पोल के बाद तो देखें तो हम एग्जिट के आसपास कहीं भी नहीं है, परंतु शाम तक हम इंतजार करेंगे क्योंकि एग्जिट पोल नॉर्मली ठीक निकलते हैं हमारे आज तक जितने भी किए हमने, उसमें ठीक आने की उम्मीद हमारे को है। परंतु 2% के आसपास दोनों पार्टियों के लिए हो सकता है। उसमें दोनों पार्टियां कितनी सीटों पर आगे हैं, तो बीजेपी को मेजोरिटी के लिए बहुत सारा सफर तय करना था। 114 पर अगर आकर रखे हैं, अगर 100 के करीब भी आ जाते हैं या 120 भी आ जाते हैं, पहले 121 पे लीड किया था उन्होंने 2019 के अंदर, तो उनके लिए तो बेंचमार्क ये हो गया कि 2019 से कितने नीचे आते हैं या ऊपर जाते हैं। और तृणमूल कांग्रेस को तीसरी बार चुनाव लड़ रही है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो उनके लिए होता ही है। और थर्ड, मैं पहले शुरू से कह रहा हूँ कि जब भी डायरेक्ट फाइट हो जाती है कहीं किसी भी स्टेट के अंदर, जहां कांग्रेस अपने आप का स्पेस सरेंडर कर देती है, उसका फायदा या तो बीजेपी को होता है, नॉर्मली बीजेपी को हुआ स्टेट के अंदर।
और वेस्ट के अंदर, वेस्ट बंगाल हो चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आप देखेंगे कि बीजेपी के अपना नेता कोई भी उभर करके सामने नंबर 1 नेता नहीं बन पाया है, इसलिए वो डिफेक्शन दूसरी पार्टियों से लेकर के आया। असम में भी देख लीजिए आप, असम में नंबर 1 नेता जो उनका चीफ मिनिस्टर है वो एजीपी तोड़ करके आए थे, नंबर 2 जो है वो कांग्रेस छोड़ करके आए थे। यहाँ पर भी अगर आप देखें शुभेंदु जो करने आए वो भी कांग्रेस से छोड़ करके आए थे। तो बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी है कि पॉपुलर नेता जो कांग्रेस के हैं, क्योंकि कांग्रेस का बेस ही बीजेपी का बेस बनता चला जा रहा है, जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी वो बीजेपी ने धीरे धीरे अडॉप्ट कर ली है। तो 2% 4% नहीं पड़ा। फर्क ये है कि आसाम के अंदर जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो हो रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस जो उनका वोट बैंक था वो सारा का सारा समाप्त हो गया, क्योंकि उनके पास नेता और नारा, फिर वो रिपीट करूंगा मैं, नहीं था। तो इसका फायदा बीजेपी ने उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर के उन्होंने इतना प्रचार किया, असर उसका हुआ कि आप नंबर 2 की पार्टी बढ़ गई। पार्टी इन वेटिंग, अगर सत्ता में नहीं आते, वो कहते हैं हम सत्ता में आएंगे, शाम तक पता लग जाएगा। परंतु ये वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत बड़ा चेंज हुआ है। जो वेस्ट बंगाल जो कभी कांग्रेस का गढ़ था, लेफ्ट का गढ़ रहा, वहां पर एक्सट्रीम राइट विंग की पार्टी का आना ये अपने आप में सोशियोलॉजिकल पॉलिटिकल चेंज और इस तरह से चैलेंज कर देना भी। हमारे साथ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष जी जुड़ गए हैं। दिलीप घोष जी, दावा 200 पार का था, लेकिन अभी रुझानों में, शुरुआती ही हम कहेंगे, रुझानों में बीजेपी उस स्थिति में तो नहीं दिख रही है कि वो बंगाल में अपनी सरकार बना पाए, लेकिन आपको अभी भी विश्वास है? क्या रिपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं? क्या करीबी मुकाबले की रिपोर्ट्स आ रही हैं? और नंदीग्राम, ये सारी चीजें, मैं सबसे पहले आपसे यही सारी चीजें जानना चाहती हूं, क्योंकि बेहद कठिन मुकाबला चल रहा है बंगाल में। हाँ बिल्कुल, जहां से हमने यात्रा शुरू किया था, हमारे 3 एमएलए पिछले 5 साल पहले हम लोग जीते थे और अभी 203 की तरफ जा रहे हैं हम। इसलिए स्वाभाविक है, लड़ाई बहुत बड़ा था। लोगों की मन में विश्वास था कि परिवर्तन होगा इस बार, और चुनाव में भी निष्पक्ष चुनाव हुआ। पहली बार 50 साल में यहाँ रिगिंग, पोलिंग ये सब नहीं हुआ, तो पीसफुल वोटिंग हुआ है। अभी देखिए सारे सीटों का रुझान पहुंचा ही नहीं है, कहीं बैलेट, पोस्टल बैलेट, कहीं फर्स्ट राउंड का चुनाव काउंटिंग ऐसा हो रहा है। इसलिए इस बार लंबा भी गिनती होगी, जहां 17 राउंड होता था 27 राउंड होगा। मुझे लगता है कि जब तक आधा वोट का गिनती ना हो जाए तब तक बोलना मुश्किल है कि क्या होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर है। तो इसलिए अभी तो शुरुआती है, अभी कोई इस पर बोलना जल्दीबाजी हो। लेकिन नंदीग्राम पर बोलना चाहेंगे आप, जहां पर 3 राउंड के बाद शुभेंदु आगे दिख रहे थे? हाँ, नंदीग्राम तो पहले से, उसके पहले 2-3 बार शुभेंदु वहां जीते हैं। नंदीग्राम, जिसने नंदीग्राम हुआ उसका सारा श्रेय उन पर जाता है, नेतृत्व उन्हीं का था। उसका श्रेय लेने के लिए ममता बनर्जी गई थी। अब समझ सकते हैं जिस पार्टी का मुखिया हार रही है वो पार्टी कैसे जीत जाएगी। नहीं, पर ममता बनर्जी को आप 3 दौर के बाद हारता हुआ कहेंगे, और बीजेपी का 109 की बढ़त है सिर्फ, और तृणमूल 175 पर आगे चल रही है। उसे आप अभी उस हिसाब से नहीं देख रहे हैं कि तृणमूल की सरकार दोबारा बनेगी? नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि 150 के ऊपर होने के बाद 140 के नीचे भी आया था। ये अभी अप डाउन हो रहा है, अभी 1-2 घंटा और मुझे लगता है कि 12 बजे के बाद ही कुछ पता चलेगा कि सही क्या होने वाला है। सारी जगह में 2-3 राउंड जब गिनती हो जाएगा, और जब तक 50% वोटिंग नहीं हो जाती गिनती, मुझे लगता है कि नतीजा का समझना मुश्किल है। बिहार का पिछले साल का चुनाव हमें मालूम है क्या हुआ था। तो लोकतंत्र में कुछ भी होता है, जब इस पर नेक टू नेक फाइट होता है तो अब 1-2 राउंड का वोटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सारा कुछ देखने के बाद ही एक निर्णय में आ पाएगा। दिलीप घोष जी, आपसे पहले जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि जो हिल स्टेट्स हैं वहां की काउंटिंग अभी उस हिसाब से सामने नहीं आई है, वहां से आपकी उम्मीदें ज्यादा लगी हुई हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल, नॉर्थ बंगाल, जंगल महल, ऐसा जो क्षेत्र जहां हम असेंबली, पार्लियामेंट भी और पंचायत चुनाव भी जीते थे, वहाँ सब बाकी है, वहाँ शुरुआती दौर में चल रही है। वहाँ तो हमारा एक तरफा है, लेकिन जो ये पोस्टल बैलेट है सरकारी कर्मचारियों का, वो आया है रुझान, इसलिए अप डाउन होता रहता है, उसमें बहुत कम वोट होता है वहाँ, तो उसका भी नतीजा दिखता है यहाँ, इसलिए नतीजा आने में समय लगेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी भी जुड़े हुए हैं, जो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। शशि जी। दिलीप दा, आपके कल के और आज के कॉन्फिडेंस में कुछ अंतर नजर आ रहा है, क्या वजह है? नहीं, कॉन्फिडेंस पूरा है, कॉन्फिडेंस है, और हम लड़ने के लिए जीतने के लिए लड़ा है, पूरा जनता हमारे साथ है, वोटिंग हुई है, और वो आज शाम तक 3 बजे के बाद ही थोड़ा पता चलेगा वास्तव क्या है। अभी हम वेट एंड सी कर रहे हैं बस। लेकिन 100 चलिए, क्योंकि कल आप ही के चैनल पर मैंने देखा था, कल दिलीप दा जो है बड़े
कॉन्फिडेंस में थे कि हम सरकार बनाएंगे और 200 से ऊपर जाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ लग रहा है। अभी भी कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि ना तो एग्जिट पोल ना तो ये प्राइमरी जो रुझान, इस पर हम भरोसा नहीं करते हैं। हम जो नतीजा आएगा उस पर भरोसा रखेंगे। और जबकि शुरुआती दौर है, विशेष किसी कारण से कई जगह होता है 1-2 राउंड कम में ज्यादा, लेकिन जो पब्लिक की मूड थी हम उस पर भरोसा करें। देवता, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े बड़े नामों को मैदान में उतारा था और वो सारे नाम इस समय पीछे चल रहे हैं, चाहे बाबुल सुप्रियो हो, उनका तो बहुत बड़ा मार्जिन से वो पीछे चल रहे हैं, लॉकेट चटर्जी हो, स्वपन दास गुप्ता हो, ये सारे नाम अगर पीछे चल रहे, या सिंगुर से टीएमसी के उम्मीदवार आगे हो गए हैं, जबकि वहां पर टीएमसी के ही एक बहुत बड़े नाम और उस आंदोलन के अगुआ वहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। ये चीजें चिंता दे रही हैं आपको इस समय? नहीं, ये लोग पहले आगे चल रहे थे, अभी थोड़ा पीछे हो गए 1-2 राउंड। मैं ये भी बोल रहा हूँ, नंदीग्राम में जो लीड है शुभेंदु बाबू का, वो कभी भी कम हो सकता है। कुछ एक जगह में 1-2 राउंड में जाएगा, कुछ पंचायत में तो ममता बनर्जी को आगे हो सकती है। तो अभी प्राथमिक में मैं कह रहा हूँ 13, 14, 15 राउंड तक अब कोई नतीजा को मान लेना ठीक नहीं रहेगा, अप डाउन चलता रहेगा। चूंकि बाकी राज्यों की बात, जब जहां पर कम से कम तीसरा फोर्स रहता है, वहां पर यह भी होता है कि अभी तो बहुत समय और बहुत आगे देखना है कि राजनीति क्या क्या नहीं दिखा देगी। लेकिन यहां तो सीधे सीधे सिर्फ तृणमूल है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी है। लेफ्ट का जो गठबंधन है, लेफ्ट और कांग्रेस मिलाकर भी अभी भी शून्य ही नजर आ रहे हैं। दिलीप घोष जी, एक तो जहां तक हमें मालूम है, कुछ कांग्रेस के साथ सेटिंग हुआ था टीएमसी का, कि कांग्रेस का जो कोर इलाका है मालदा मुर्शिदाबाद में, तो उन लोगों ने प्रचार ही नहीं किया, लास्ट कहीं दिखाई नहीं, आप फ्रंट को दिखाई नहीं दिया लास्ट में। तो उसमें इधर थोड़ा वोट को टर्न करने की प्रयास हुई थी, उसको कितना संभव हुआ, क्या हुआ, उसका नतीजा थोड़ा आगे जाके पता चलेगा। तो कुछ ऐसा सेटिंग हुआ है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस ने भी कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, क्योंकि ग्राउंड में दिखा नहीं कोई, तो उसमें से कुछ एडवांटेज टीएमसी को मिल सकती है। लेकिन आप ये अभी स्वीकारना नहीं चाहेंगे कि तृणमूल को वो नंबर मिल जाएंगे जिसके संकेत रुझान दे रहे हैं? आप स्वीकार करने में अभी 2-3 घंटे आप इंतजार करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक नतीजा विश्वसनीय नहीं होगा, जब तक एक व्यवहारिक बात जो संख्या की होती है गिनती की, उस पर आधारित बात ही करना ठीक रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। हम चाहेंगे कि उस समय भी हम आपके साथ जुड़ें, क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं उसमें काफी परिवर्तन हो सकता है, ऐसा कम से कम जो अभी तक के दौर की मतगणना से पता चल रहा है। लेकिन काफी देर से जो रुझानों को अगर आप नजर डाल रहे हो, तो तृणमूल का आंकड़ा बढ़ ही रहा है, बीजेपी का आंकड़ा लगभग उसी स्थिति पर बना हुआ है। 107 पर भारतीय जनता पार्टी, 178 पर तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ते हुए। और जल्दी से हम बाकी राज्यों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर असम में भी लगभग एक ही स्थिति में आकर मामला रुका हुआ है, जहां बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में, बहुत आरामदेह स्थिति में इस समय है। 78 सीटों पर रुझान कह रहे हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा। 38 सीटों के रुझान कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं, एक अन्य के पक्ष में। तमिलनाडु भी स्पष्ट तस्वीर दिखा रहा है रुझानों के हिसाब से। 147 डीएमके, 82 एआईएडीएमके, और इसके साथ ही केरल में भी 91 के साथ एलडीएफ आगे है। पश्चिम बंगाल में लेकिन जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं वो सारे रुझानों में पीछे नजर आ रहे हैं, चाहे वो टीएमसी के हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। नंदीग्राम से लगातार ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। बीजेपी के ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को उतारा था मैदान में, वो पीछे चल रहे हैं। लॉकेट चटर्जी पीछे चल रही हैं। ये सारे बड़े बड़े दिग्गजों के रुझान है और अलग अलग सीटों के एक एक सीट का जो रुझान है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सिंगुर में और सीतलकुची में इस समय टीएमसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। जयंत घोषाल जी, बड़े नामों का पीछे होना, ये कोई हम सीधे तौर पर बंगाल की जनता के मन से जोड़कर इस समय देखें, या फिर हम ये समझें कि उस सीट के सामने का, जैसे बाबुल सुप्रियो के सामने जो उनके विरोधी खड़े थे, जो टीएमसी के कैंडिडेट वहां से जो लगातार वहां से जीतते हैं वो खड़े थे, उनकी पकड़ उस क्षेत्र में रही थी। क्या बीजेपी के अपने लोगों में भी ये मन में जो बात उठी थी कि अचानक कैंडिडेट को वहां पर डाल दिया गया, चाहे बीजेपी के केंद्र से लाए हुए कैंडिडेट्स हो या फिर टीएमसी से आए हुए कैंडिडेट्स हो, ये चीज हावी रहा है? हाँ, देखिए श्वेता जी,
चुनाव के समय सिर्फ एक फैक्टर तो काम नहीं करते हैं, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होती है। तो जैसे चुनाव में एकदम बहुत बड़ा फिगर हार रहे हैं, ये भी लोकतंत्र में कोई नई बात नहीं है। मैं तो आडवाणी जी को देखा था कि राजेश खन्ना हरा रहे थे और लास्ट राउंड में बहुत कम वोट में आडवाणी जी जीते थे, खुद न्यू दिल्ली सीट से। तो इसीलिए चुनाव के समय लास्ट राउंड तक वेट करना, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं, मुझे लगता है वो उचित होगा। लेकिन आप जो सवाल किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे बाबुल सुप्रियो इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लोकप्रिय है, सिंगर है, पश्चिम बंगाल के आम जनता के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसके खिलाफ लड़ रहे थे, जैसे आप बोल रहे थे, वो अरूप राय जो है ना, वो अरूप मिनिस्टर है और वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और वो बहुत वहाँ के जो टॉलीवुड एक सिविल सोसाइटी है उसको पूरी कंट्रोल करते हैं और कलकत्ता में उनके बहुत पकड़ है तृणमूल कांग्रेस में। तो मुझे कभी कभी लगता है कि सिर्फ अपने कैरिश्मा